हेलो दोस्तों, धैर्य कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग तरंग एवं ध्वनि इस चैप्टर पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग तरंगों के विषय में अध्ययन किए। आज हम लोग ध्वनि के विषय में चर्चा करेंगे। साउंड। तरंगों की चर्चा करते समय हम लोग ये देखे थे कि तरंगे जो है दो प्रकार की होती हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में हमने आपको बताया था कि यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। अंतर को हम लोगों ने चर्चा किया था कि यांत्रिक तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और अयांत्रिक तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से यांत्रिक तरंगों का जब हम लोग डिवाइडेशन किए थे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में, तो हमने बताया था कि माध्यम की आवश्यकता तो दोनों के लिए है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगें ठोस माध्यम में और द्रव के ऊपरी सतह तक ही सीमित रहती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों के विषय में हमने बताया था कि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित की जा सकती हैं। और इसके उदाहरण में हमने आपको बताया था कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है ध्वनि, जो कि निर्वात में नहीं चल सकता। तो आइए अब हम लोग ध्वनि के विषय में अध्ययन करेंगे, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो इतने चर्चा से एक चीज क्लियर हो गया कि ध्वनि जो है यह अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है, अर्थात इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती। या तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो एक स्थान से दूसरे स्थान से ट्रांसफर नहीं हो सकती, संचरित नहीं हो सकती। तो क्लियर हो गया कि ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती है। क्लियर? अब अगर हमने कहा कि ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती हैं, तो इनडायरेक्ट यह कहा जा सकता है कि ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं संचरित हो सकती। ध्वनि तरंगें निर्वात मतलब वैक्यूम, निर्वात में नहीं संचरित हो सकती है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में संचरित नहीं होती। तो वहाँ पर प्रकाश एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन में ध्वनि था। तो इस तरह से उसका उत्तर ध्वनि हमको लगाना था। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि जो चीज़ किसी न किसी माध्यम में ही संचरित हो सकती है,
तो ये चीज तो स्पष्ट हो गया कि वह जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ठीक, अब इसके एप्लीकेशन की बात आती है, अप्लाइड पोर्शन जो होता है कि अगर ध्वनि तरंगें केवल ठोस, द्रव और गैस माध्यम में संचरित हो सकती हैं, निर्वात में नहीं संचरित हो सकती, तो यही कारण है कि चंद्रमा पर हम एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। चंद्रमा पर हम अपने सहयोगी की बातों को नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर हम अपने सहयोगी की बातों को नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल अनुपस्थित होता है। क्योंकि वहाँ वायुमंडल अनुपस्थित होता है। या तो हम इसी को दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं कि अगर वायुमंडल अनुपस्थित नहीं होता, ठीक, अगर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात चंद्रमा पर निर्वात पाया जाता है। अर्थात वहाँ निर्वात होता है। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है कि चूंकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं या यांत्रिक तरंगें होती हैं, और यांत्रिक तरंगों की यह विशेषता होती है वह किसी न किसी माध्यम में ही संचरित होती हैं। और अगर माध्यम में संचरित होगा तो माध्यम तीन होते हैं, या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा। ठीक, अगर इन तीनों माध्यमों में से कोई भी एक माध्यम उपस्थित हुआ तब तो ध्वनि तरंगें संचरित होंगी। ठोस होगा तब भी संचरित होगा, गैस या द्रव में से कोई एक है तब भी संचरित होगा। लेकिन इन केस अगर इन तीनों माध्यमों में से कोई भी माध्यम उपस्थित न हो, अर्थात या तो निर्वात हो, ऐसी कंडीशन में ध्वनि तरंगें संचरित नहीं होते। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा कि चंद्रमा पर हम एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहाँ वायुमंडल अनुपस्थित होता है या तो निर्वात होता है। ठीक, अब आइए इसके वर्गीकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे कि ध्वनि तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक, तो इनका वर्गीकरण जो होता है इनके आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक, अर्थात ध्वनि तरंगें भिन्न भिन्न आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की होती है। ठीक, अब यही जो इसकी आवृत्ति में भिन्नता होती है, इसी भिन्नता के आधार पर हम ध्वनि तरंगों को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है अवश्रव्य, तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव। दूसरा है श्रव्य
तरंगे ऑडिबल वेव, और तीसरा है पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रा सोनिक वेव। ठीक, ये 3 प्रकार की ध्वनि तरंगें होती हैं, और तीनों का आधार क्या होता है? इनका आधार, जो इनकी भिन्नता होती है, वह आवृत्ति के कारण होती है। ठीक, पहला है अवश्रव्य, दूसरा है श्रव्य और तीसरा है पराश्रव्य। इसमें से अवश्रव्य और पराश्रव्य, इन दोनों को तो हम नहीं सुन सकते। जो सुनते हैं हम लोग वह है श्रव्य तरंग। ठीक, तो अवश्रव्य तरंग के विषय में ये जान लीजिए कि जिन तरंगों की आवृत्ति, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होती है, वह होता है अवश्रव्य तरंगे। ठीक, अब ये हर्ट्ज जो है यह आवृत्ति का मात्रक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक, जिसे हम लोग संकेत में लिखते हैं Hz। ठीक है, तो ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होंगी वह कहलाएंगी अवश्रव्य तरंगे। इसे हम आप नहीं सुन सकते, यह हमारे आपके सुनने के लिए उपयोगी नहीं होता, हम आप इसे महसूस ही नहीं कर सकते। दूसरा है श्रव्य तरंग, इसके विषय में जान लीजिए। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, वे होती हैं श्रव्य तरंगें, और हम आप इन्हीं श्रव्य तरंगों को ही केवल महसूस कर सकते हैं। अर्थात ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ऐसी तरंगों को हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अर्थात जो हम इस समय लेक्चर दे रहे हैं, तो हमारे लेक्चर की जो ध्वनि है, इस ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही कहीं होगी, इसलिए हमारी ध्वनि को आप लोग महसूस कर सकते हैं। तीसरा है पराश्रव्य तरंग। तो जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो वो कहलाएंगी पराश्रव्य तरंगे। ठीक, इन्हें भी हम आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक है। इसमें क्या है अवश्रव्य तरंग में कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए हम आप नहीं सुन सकते, और पराश्रव्य में क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक है कि हम आप नहीं सुन सकते। तो हमको आपको न तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की चाहिए, न तो बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी की चाहिए, बल्कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे होंगी, ध्वनि तरंगे होंगी, उसे हम आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। तो इसमें पहला और तीसरा मतलब अवश्रव्य और पराश्रव्य, इसके विषय में आप लोग जान लीजिए कि यह जो है हमारे आपके महसूस करने के लिए या सुनने के लिए उपयोगी नहीं होता। ठीक,
अब आइए पराश्रव्य तरंगों से कुछ प्रश्न और भी पूछा जाता है, उस पर चर्चा हम आप करेंगे। पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों के विषय में एक चीज तो क्लियर हुआ कि इनकी आवृत्ति जो होती है बीस हजार हर्ट्ज से अधिक होती है। क्लियर? अगर इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, इसका मतलब यह क्या है, हमको आपको सुनने के लिए उपयोगी नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी अधिक है। ठीक, तो जब इनकी आवृत्ति को हम लोग देख रहे हैं कि आवृत्ति इनकी अधिक है, तो अधिक आवृत्ति के कारण ही अधिक आवृत्ति के कारण इसमें ऊर्जा अधिक होती है। एक फैक्ट क्लियर हुआ कि जब इनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है तो आवृत्ति के अधिकता के कारण ही इसमें ऊर्जा अधिक होती है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पराश्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और श्रव्य तरंग, इन तीनों में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है, तो उत्तर होगा पराश्रव्य तरंग की। दूसरा इसका फैक्ट है कि पराश्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए इसे संकेत के रूप में कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक, तो ऊर्जा तो सर्वाधिक होती है लेकिन तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य तरंगों में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो पराश्रव्य तरंगों की होगी, और सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी, तब भी पराश्रव्य तरंगों में होगी। अब जब इसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है तो हम संकेत के रूप में किन ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो संकेत के रूप में हमको अगर कहीं भेजना होता है कोई संकेत, तो हम लोग क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक, तीसरा है इसमें कि यद्यपि हमने आपको बताया कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक होती है कि हम आप महसूस नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ हाथी आदि जानवर, आदि जीव जंतु इसे
सुन सकते हैं। तो मनुष्य के लिए तो यह जो है उपयोगी नहीं है, क्योंकि हम आप इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, हाथी आदि जानवर जो होते हैं वह पराश्रव्य ध्वनियों में ही अपने आप मतलब एक दूसरे अपने सदस्यों से बात व्यवहार करते हैं। ठीक। चमगादड़ के विषय में एक चीज और जानिए, प्रश्न पूछा जाता है कि चमगादड़ रात के अंधेरे में क्यों उड़ लेता है। ये रात्रिचर प्राणी है चमगादड़, इसके विषय में आप लोग जानते होंगे कि चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे कि चमगादड़ रात में कैसे उड़ता है या क्यों उड़ता है, तो एक चीज जानिए, चमगादड़ अपने जो पंख होते हैं उसके पंख से वह पराश्रव्य ध्वनियों को उत्पन्न करता है, और पराश्रव्य ध्वनियों से उत्पन्न होने के बाद वो एक संकेत के रूप में जाता है दूर, और इससे उसको अवरोध के विषय में पता चल जाता है कि हम जिस दिशा में उड़ रहे हैं उस दिशा में कितनी दूरी पर कोई अवरोध उत्पन्न हो सकता है, अर्थात हम कितनी दूर तक निर्बाध रूप से जा सकते हैं, और यही उसके दिशा का निर्धारण करता है। ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करके अपने मार्ग में आने वाले अवरोध को जान पाता है। अर्थात जब तक चमगादड़ मान लीजिए रात में इस तरह से उड़ रहा है, यहाँ तक तो मार्ग ठीक है, यहाँ पर कोई एक अवरोध है, दीवार है, घर है, कुछ भी है, तो यहाँ पर है चमगादड़। अब यह अपने पंख से पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करता है, यह जो है चारों दिशाओं में फैल जाता है। चारों दिशाओं में फैलने से क्या होता है कि यह प्रतिध्वनि के रूप में अवरोध से टकराता है, अवरोध से टकराने के बाद इसे वापस मिल जाता है। तो इसको पता चल जाता है कि कुछ दूर जाने के बाद हमें इस दिशा में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, हम स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते, तो अपने मार्ग और दिशा को बदल लेता है, या तो इधर चला जाएगा, यहाँ भी अगर अवरोध होगा तो इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा। इस तरह से चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से अपनी मार्ग और दिशा का निर्धारण करता है। अब पराश्रव्य तरंगों का उपयोग भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। हमने आपको बताया कि तीनों ध्वनि तरंगों में पराश्रव्य तरंगों की ऊर्जा सर्वाधिक होती है और तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, तो इसे एक संकेत के रूप में कहीं भी भेजा जा सकता है। यह पहला उपयोग तो यही हो जाएगा। इसका उपयोग संकेत भेजने में
किया जाता है। जैसे मान लीजिए सैनिक है, एक सैनिक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, यह जो है संकेत के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करना चाहता है। मान लीजिए पहले से फिक्स कर दिया है कि अगर मान लीजिए हमको खतरा होगा तो हम आपको संकेत करेंगे, या आपके ऊपर खतरा होगा आप हमको संकेत करेंगे। इस तरह से जो भी है, जो पहले से डिसाइड कर लेते हैं, तो यह जो है पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही एक दूसरे को अपना संकेत भेजते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, दूध के अंदर जीवाणुओं को नष्ट करने में। चूंकि हमने आपको बताया कि इसमें अधिक ऊर्जा होती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा होने का एक लाभ यह होता है कि जो दूध के अंदर अगर हम पराश्रव्य तरंगों को प्रवाहित कराएं, उसमें छोड़ें, तो उससे क्या होगा, जो दूध में हानिकारक जीवाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तीसरा है चिमनियों के कालिक साफ करने में। जो चिमनियाँ होती हैं, ईंट के भट्ठे में आप लोग देखे होंगे, ऊंची सी चिमनी बनाई जाती है धुआं निकलने के लिए, तो उसमें कार्बन जम जाता है, कालिक जम जाता है। उस कालिक को भी साफ करने के लिए उसमें पराश्रव्य तरंगों को संचारित कराया जाता है, और इसमें इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वह जो है सब झड़ जाते हैं उसकी झंझनाहट से। तीसरा क्या है, नेक्स्ट चौथा, घड़ी आदि के पुर्जों को साफ करने में। जो हम लोग हैंड वॉश पहनते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इसकी पुर्जों की जब सफाई करना होता है, तो इंजीनियर या मैकेनिक जो होता है पराश्रव्य तरंगों को इससे संचारित करवाता है, और वो जितने धूल और रॉ मटेरियल जमे होते हैं सब डस्ट बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पांचवा, गठिया रोग के उपचार में। गठिया रोग के उपचार में या ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक, नेक्स्ट है वायुयान की ऊंचाई या समुद्र की गहराई या समुद्र में डूबे हुए वस्तु का पता लगाने में। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया कि पराश्रव्य तरंगों को जब हम छोड़ते हैं तो अवरोध से टकराकर वापस आता है। चमगादड़ के केस में हमने आपको बताया। उसी प्रकार से जब कभी कोई हवाई जहाज शत्रु देश का हो या अपने ही देश का हो, अगर ऊंचाई उसकी ज्ञात करनी होती है तो नीचे से पराश्रव्य तरंगों को छोड़ा जाता है। वह उससे टकराकर वापस आने में जितना समय लेता है, उस समय के आधार पर हम दूरी का पता लगा लेते हैं, क्योंकि सूत्र है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हमको उसकी चाल पता है और समय पता है कि कितनी देर में गया और कितनी देर में वापस आया,
तो चाल और समय के आधार पे हम दूरी का पता लगा लेते हैं। तो उसकी ऊंचाई का पता लगाना हो, या समुद्र की गहराई पता लगाना हो, या समुद्र में डूबे हुए किसी वस्तु का पता लगाना हो, तो ऐसी स्थिति में हम पराश्रव्य तरंगों को वहाँ से संकेत के रूप में भेजते हैं और उसकी प्रतिध्वनि के आधार पे हम उसकी गहराई या ऊंचाई का पता लगा लेते हैं। ठीक, ये हुआ पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के विषय में, इसके दो लक्षण पढ़ेंगे हम लोग। पहला लक्षण पढ़ेंगे ध्वनि का तारत्व, पिच और ध्वनि की गुणता या क्वालिटी। ठीक, एक होता है तारत्व, एक होता है गुणता। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। तारत्व और गुणता क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ आवाज़ हमको बहुत पतली मिलती है और कुछ आवाज़ बहुत, और एक होता है ग्रेव। ठीक, एक होता है तीक्ष्ण या पतली, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं श्रिल, और दूसरा है मोटी, इसे कहते हैं ग्रेव। तो हम जानते हैं, जैसे कहा जाता है स्त्रियों की आवाज़ तीक्ष्ण या पतली होती है और पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। ठीक, तो इसका निर्धारण कैसे किया जाता है कि तीक्ष्ण, पतली और मोटी क्यों होती है ध्वनि, जबकि वो भी मनुष्य है भाई। स्त्री और पुरुष दोनों जो है मनुष्य जात की हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें पतली होती हैं पुरुषों की अपेक्षा पतली, और पुरुषों की क्या होती है, स्त्रियों की अपेक्षा मोटी होती है। तो इसका कारण क्या होता है, तारत्व। इसका कारण क्या होगा, तारत्व या पिच, अर्थात जिन ध्वनियों का तारत्व अधिक होगा वे तीक्ष्ण या पतली होती है, और जिन ध्वनियों का तारत्व कम होता है वे मोटी या ग्रेव होती हैं। ठीक, तो तारत्व ही वह कारक है जो ध्वनियों को पतला या मोटा निर्धारित करती हैं। तो स्त्रियों की आवाज़ पतली या तीक्ष्ण क्यों होती है, उत्तर होगा क्योंकि उसका तारत्व अधिक होता है। या पुरुषों की आवाज़ मोटी क्यों होती है, तो उसका तारत्व अधिक होता है। इसी प्रकार से मच्छर की भनभनाहट और शेर की दहाड़,
मच्छर की बनबनाहट बहुत तीक्ष्ण होती है जबकि शेर की दहाड़ मोटी होती है। इसका कारण क्या बताएंगे आप लोग? तो अगर मच्छर की बनबनाहट में आप लोग जान गए, मच्छर की भनभनाहट तीक्ष्ण होती है और शेर की दहाड़ मोटी होती है, तो अगर बात तीक्ष्णता की आ गई, बात मोटेपन की आ गई, तो क्या लगाएंगे? तारत्व अधिक और तारत्व कम। तो मच्छर की बनबनाहट तीक्ष्ण होती है क्योंकि उसका तारत्व अधिक होगा, पिच अधिक होगा, और शेर की दहाड़ मोटी होती है तो कारण क्या होगा? उसका तारत्व कम होगा। यही तारत्व निर्धारित करता है कि ध्वनियाँ तीक्ष्ण होंगी कि मोटी होंगी। और ये जो तारत्व होता है, तारत्व आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ठीक, तो अगर आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा, आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा और ध्वनि पतली या तीक्ष्ण हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आवृत्ति कम होगा तो तारत्व भी कम होगा और ध्वनियाँ मोटी हो जाएगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर? यह प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे तारत्व से भी और गुणता से भी, क्वालिटी से। अब आइए हम लोग गुणता पर ध्यान देंगे। देखिए, अगर बात हम करें गुणता की, उसके पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर ध्वनि का अंतर स्त्री या पुरुष इन दोनों में करना है तब तो आप लोग तारत्व के आधार पे करेंगे। अंतर तारत्व के आधार पर। अर्थात चूंकि स्त्री की आवाज में तीक्ष्णता होगी, पुरुष की आवाज मोटी होगी, और जहां बात तीक्ष्णता और मोटेपन का होगा वहां अंतर का आधार क्या हो जाएगा? तारत्व। लेकिन इसके अलावा अंतर का एक आधार गुणता भी होता है। वह कब होता है? जैसे आप अपने मित्रों की आवाज़ दूर से ही, उनको देखते नहीं हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि अमुक व्यक्ति बोल रहा है। जैसे आप कहते हैं कि यार कहीं श्याम की आवाज़ आ रही है, कहीं राम की आवाज़ आ रही है, शायद कहीं रमेश बोल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं कि शायद कहीं रमेश बोल रहा है? इसका मतलब आप रमेश को देख नहीं रहे हैं, लेकिन कह देते हैं कि शायद कहीं रमेश बोल रहा है। तो जब दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हों, मान लीजिए एक है मिस्टर क और एक है मिस्टर ख, ठीक, ये आपस में दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत के आधार पे आप लोग कह देते हैं कि यहाँ पर जो बात कर रहा है इसमें, मान लीजिए आप क को तो नहीं जानते लेकिन ख को आप जानते हैं, ख आपका मित्र है,
तो आप क्या कहते हैं कि जो दोनों लोगों की आवाज़ें आ रही हैं उसमें से एक आवाज़ तो मिस्टर ख की ही है। तो ये पहचान कैसे आप कर ले जाते हैं ध्वनि को सुन के? वही जो अंतर का कारण होता है वह होता है ध्वनि की गुणता या क्वालिटी के आधार पे। आप क्वालिटी के आधार पे ये कह देते हैं कि यह व्यक्ति रमेश है, यह व्यक्ति दिनेश है, यह व्यक्ति सुरेश है, यह व्यक्ति फला है। ठीक, या इसी प्रकार से दो वाद्य यंत्र, दो वाद्य यंत्र तबला नगाड़ा या है बंसी, बांसुरी या शहनाई। ये दोनों दूर कहीं बज रहे हैं, तबला और नगाड़ा बज रहा है, बांसुरी या शहनाई या बंसी या शहनाई बज रही है। आप केवल सुन रहे हैं तो सुनते ही बता देंगे कि यह जो है शहनाई बज रही है, अब इसके बाद बांसुरी बजनी शुरू हो गई। अंतर कर लेते हैं दो वाद्य यंत्रों के आवाज़ को। क्यों? वही कारण होता है क्वालिटी, ध्वनि की गुणता। इसी आधार पे अंतर आप करते हैं। तो इसके विषय में समझ गए होंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि जब स्त्री और पुरुष में अंतर करना होगा तो तारत तो करेंगे, लेकिन जब स्त्री और स्त्री में करना हो, स्त्री और स्त्री या पुरुष और पुरुष, तब आप कह लेंगे गुणता के आधार पे कि यह आवाज़ सीता की है, यह आवाज़ गीता की है, यह आवाज़ रमेश की है, यह आवाज़ दिनेश की है। लेकिन जब बात पतले और मोटे की होगी, तीक्ष्ण या मोटे की होगी, तब आप तारत्व को आधार बनाएंगे। तो तीक्ष्णता या मोटेपन का अंतर होगा तारत्व के आधार पे, लेकिन दो व्यक्तियों की आवाज़ों में जो अंतर होता है वह होता है गुणता के आधार पे। तो लिख लीजिए, गुणता ध्वनि का वह अंतर है जिसके आधार पर हम दो वाद्य यंत्रों या दो व्यक्तियों की आवाज़ को पहचान सकते हैं या उसमें अंतर स्थापित कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि जब दो वाद्य यंत्रों की में अंतर करते हैं या दो व्यक्तियों की आवाज़ में अंतर करते हैं या उन्हें पहचान करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? गुणता। और ध्वनि के मोटेपन और तीक्ष्णता का अंतर क्या होता है? तारत्व। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ध्वनि पर ताप, दाब और आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।